व्लादिमीर पुतिन को अभी क्रेमलिन में उनके सामने अपमानित किया गया। एक अभूतपूर्व और चौंका देने वाली बैठक में रूस के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक के नेता ने तानाशाह की आंखों में आंखें डालकर रूसी लोकतंत्र के पूर्ण पतन का बेरहमी से मजाक उड़ाया। लेकिन ये अपमान तो बस शुरुआत थी। पुतिन द्वारा अपनी असफल युद्ध मशीन को बचाने के लिए आर्मेनिया को एक क्रूर आक्रमण के दौरान पूरी तरह से छोड़ देने से नाराज होकर अब आर्मेनिया सार्वजनिक रूप से अपने गठबंधन को तोड़ रहा है और सीधे यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर बढ़ रहा है। क्रेमलिन का नाटो जैसा गठबंधन आधिकारिक रूप से टूट चुका है और पुतिन इसके लिए सिर्फ खुद जिम्मेदार है। आगे जानकारी दी गई है। कल पुतिन ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री को मास्को बुलाया ताकि रूस के विश्वासघात के बाद संबंध सुधारे जा सके। लेकिन पुतिन की उम्मीदों के उलट आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने उनके सामने मजाक उड़ाया। उन्होंने रूस में सोशल मीडिया पर पाबंदी और लोकतंत्र के गायब होने को लेकर उनका मजाक उड़ाया। आप खुद सुने। जहां तक हमारी बात है, हमारे घरेलू राजनीतिक प्रक्रियाओं की बात करें तो आर्मेनिया एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ लगभग हमेशा राजनीतिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और ये हमारे लिए अब एक सामान्य बात है, एक आम बात। और असल में साल में 2 बार हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, नगर पालिका चुनाव। ये भी बहुत राजनीतिक होते हैं क्योंकि हमारी राजनीतिक सुधारों के कारण लोग राजनीतिक पार्टियों के पक्ष या विरोध में वोट करते हैं। लोग राजनीतिक पार्टियों के पक्ष या विरोध में वोट कर रहे हैं। मेरा मतलब है हमारे कई नागरिक हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ नागरिक ऐसे हैं जो सोचते हैं कि आर्मेनिया में बहुत ज्यादा लोकतंत्र है। लेकिन ये हमारे लिए सिद्धांत का मामला है। बहुत सारे लोकतंत्र हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक बुनियादी सवाल है। हमारे सोशल नेटवर्क उदाहरण के लिए 100% स्वतंत्र हैं, कोई भी पाबंदी नहीं है। कई नागरिकों का मानना है कि ये बहुत ज्यादा है। उनका मानना है कि अब इस बातचीत का यह हिस्सा इसलिए आया क्योंकि पुतिन आर्मेनिया को अलोकतांत्रिक होने के लिए दोषी ठहरा रहे थे। पुतिन कॉमेडियन नहीं है, इसलिए लगता है वह ये आरोप पूरी गंभीरता से लगा रहे हैं। देखें वह किस बारे में बात कर रहे हैं। पिछले साल आर्मेनिया ने एक प्रो रूसी अरबपति को जेल भेजा था। पुतिन का दावा है कि उसे सिर्फ रूस का समर्थन करने के लिए जेल में डाला गया था, जबकि असलियत में कहानी इससे कहीं ज्यादा जटिल है। देखिए, आर्मेनियाई सरकार के अनुसार रूस इस अरबपति का इस्तेमाल आर्मेनियाई सरकार के खिलाफ, उनके प्रधानमंत्री के खिलाफ जो पुतिन के ठीक सामने बैठे हैं, तख्ता पलट करने के लिए कर रहा था और इसी वजह से इस आदमी को जेल में डाला गया था। अब जाहिर है पुतिन कैमरे पर यह सब मानने वाले नहीं हैं, लेकिन किसी और को लोकतंत्र पर भाषण देते हुए उन्हें देखना काफी मजेदार था, जबकि वो खुद पिछले 26 सालों से सत्ता में हैं। तो मेरा मानना है कि जब पुतिन इस अपमान का शिकार हुए तो इसके लिए वो खुद के अलावा किसी और को दोष नहीं दे सकते। लेकिन बैठक में ये पुतिन की सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। पुतिन की असली पसंदीदा योजनाओं में से एक थी सोवियत संघ के देशों में नाटो जैसा एक संगठन बनाना, मतलब पूर्व सोवियत संघ के देशों में, मेरा ख्याल है। और आर्मेनिया उस संगठन का हिस्सा था। इसे CSTO यानी सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन कहा जाता था। अब लग रहा है कि आर्मेनिया समझ गया है कि रूस भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार नहीं है। सुनिए, आर्मेनिया के राष्ट्रपति ने इस संगठन पर पुतिन के सामने क्या कहा, सुनिए। जब हमने कराबाख को एक हिस्से के रूप में मान्यता दी, उस समय हमने कराबाख को अजरबैजान का हिस्सा मान लिया था, लेकिन हमने ऐसा तब ही किया जब रूसी संघ के शीर्ष नेतृत्व ने इसके बारे में सार्वजनिक रूप से 2 बार बात की थी। और आपको याद होगा हमने इस बारे में कई बार बात की है। हमने कभी भी CSTO के साथ अपनी समस्याएं नहीं छुपाई हैं। 2022 में हमारे पास एक कठिन स्थिति थी और मेरी राय में CSTO के तंत्रों को काम करना चाहिए था, लेकिन वे नहीं चले। और बेशक इसी वजह से CSTO के साथ हमारे संबंधों की मौजूदा स्थिति बनी। हम वर्तमान में सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के कार्य में भाग नहीं ले रहे हैं। CSTO
क्योंकि इसकी एक साधारण वजह है। हम अभी भी अपने लोगों, अपने नागरिकों को समझा नहीं पा रहे हैं कि सीएसटीओ ने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी और प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, जबकि सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के तहत जो दायित्व हैं वे मौजूद हैं। सीएसटीओ согласно договору об организации о коллективной безопасности. पुतिन ने आर्मेनिया के साथ कैसे विश्वासघात किया, इस पर आगे बढ़ने से पहले कृपया नीचे दिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। इससे हमें काफी मदद मिलती है। तो शुरुआत करते हैं। सीएसटीओ नेटो के जवाब में रूस का संगठन है और इसका वादा भी वैसा है। एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा, बिल्कुल नाटो की तरह। लेकिन इस संगठन के सदस्यों पर एक नजर डालिए। सबसे ऊपर रूस है, फिर आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान है। अब मेरा इन देशों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इनका समूह नाटो के समूह के बराबर है। सीएसटीओ की स्थापना 2003 में हुई, लेकिन ये 2022 तक सक्रिय नहीं रहा। पहली तैनाती जनवरी 2022 में कजाखस्तान में हुई थी। देश में ईंधन की कीमतों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और ये प्रदर्शन हिंसक हो गए। यही समय था जब सीएसटीओ सक्रिय हुआ, रूसी सैनिक तैनात हुए और जल्दी शांति लौट आई। यह काम आया, लेकिन सिर्फ करीब 7 महीने तक। देखिए, सितंबर 2022 में सीएसटीओ को फिर से सक्रिय किया गया, इस बार आर्मेनिया द्वारा। अजरबैजान ने उस क्षेत्र पर हमला किया था जो पिछले 30 वर्षों से बहुत ही विवादित रहा है। ये नागोरो काराबाग का क्षेत्र था। अब हम इस मुद्दे की जटिलता में नहीं जाएंगे। इस वीडियो में ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्मेनिया सीएसटीओ का सदस्य है। इसका मतलब है कि अगर अजरबैजान उस क्षेत्र पर हमला करे जिसे आर्मेनिया अपना मानता है, तो रूस और सीएसटीओ को आकर आर्मेनिया की मदद करनी चाहिए। आखिरकार यही सीएसटीओ का मुख्य वादा था, ठीक वैसे ही जैसे नाटो का आर्टिकल 5 है। लेकिन दुर्भाग्यवश, अगर आप लोगों को याद हो, तो फरवरी 2022 में पुतिन ने यह 3 दिन का विशेष सैन्य अभियान शुरू किया था। सितंबर तक भी वे 3 दिन जारी थे। रूस के पास आर्मेनिया की रक्षा के लिए हस्तक्षेप की क्षमता नहीं थी। तो जब सीएसटीओ को सक्रिय किया गया, रूस ने मूल रूप से मना कर दिया और आर्मेनिया के लिए ये बहुत बड़ा धोखा था। रूस के पास अजरबैजान के खिलाफ न जाने के और भी कारण थे, क्योंकि अजरबैजान को तुर्की का समर्थन प्राप्त था, जिसकी सेना बहुत शक्तिशाली है। साथ ही रूस के अजरबैजान में कई व्यापारिक हित है, तो पुतिन बस इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन उनके लिए दुर्भाग्य से इसका मतलब था उनके प्रोजेक्ट यानी सीएसटीओ की मौत। सोचिए, अगर कोई सब कुछ देने का वादा करे लेकिन ज़रूरत पर साथ न दे, तो आप क्या करेंगे? खैर, आर्मेनिया ने वही किया जिसकी उम्मीद थी। उन्होंने सीएसटीओ से खुद को अलग कर लिया। उन्हें एहसास हुआ कि रूस एक भरोसेमंद सहयोगी नहीं है, इसलिए उन्होंने पश्चिमी देशों के साथ मेल जोल पर ध्यान देना शुरू कर दिया, यानी यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के करीब आना शुरू कर दिया। पुतिन इससे खुश नहीं थे, लेकिन वे सार्वजनिक रूप से किसी देश को यूरोपीय संघ में शामिल होने से नहीं रोक सकते, क्योंकि यह नाटो जैसे सैन्य संगठन की तरह नहीं, बल्कि एक आर्थिक संगठन है। तो उन्होंने एक अनोखा बहाना निकाला कि आर्मेनिया जो कर रहा है वो गलत क्यों है। सुनिए। और हम देख रहे हैं कि आर्मेनिया में यूरोपीय संघ के साथ संबंध विकसित करने को लेकर चर्चा चल रही है। हमें इससे बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं है। हम समझते हैं कि हर देश अपने फायदे को अधिकतम करने की कोशिश करता है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन ये होना ही चाहिए। ये पहले से ही निर्धारित किया जाना चाहिए कि यूरोपीय संघ और यूरोसेक के साथ एक ही समय में कस्टम्स यूनियन में रहना असंभव है। परिभाषा के अनुसार इज ऑस्मोस हुए, और ये पूरी तरह से आर्थिक है, क्योंकि कुछ चीजों के लिए वर्षों की साझेदारी और संयुक्त काम की आवश्यकता होती है। कुछ वस्तु समूहों के मूल्यांकन में अंतर, स्वच्छता संबंधी निगरानी और इसी तरह की बातें।
रूस और यूरोपीय संघ के स्वच्छता संबंधी आवश्यकताएं और मानक बहुत अलग हैं। और भी कई सारी बातें हैं जो इसे असंभव बना देती हैं। वह कह रहे हैं कि आप यूरोपीय संघ में शामिल हो सकते हैं, लेकिन तब रूस से व्यापार नहीं कर पाएंगे। सिर्फ यूरोपीय संघ ही नहीं, आर्मेनिया और भी करीब आ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका अब आर्मेनिया ही नहीं, पूरे कॉकस क्षेत्र में अधिक सक्रिय है। पिछले साल अमेरिका ने आर्मेनिया अजरबैजान के बीच शांति समझौता कराया था। ये वही है जो रूस पिछले 30 सालों में नहीं कर सका या करना नहीं चाहता था। रूस को अनसुलझे संघर्ष से फायदा हो सकता है, लेकिन अमेरिका ने सिर्फ एक बैठक में ही ये कर दिखाया। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, अजरबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति और आर्मेनिया गणराज्य के प्रधानमंत्री अब अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि के लिए ट्रंप रूट समिट के परिणामों पर एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। वे अंग्रेजी में 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति, अजरबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति और आर्मेनिया गणराज्य के प्रधानमंत्री द्वारा शांति, स्थिरता और समृद्धि की राह की पुष्टि के साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेंगे। हम सभी अतिथियों से निवेदन करते हैं कि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के दौरान अपनी सीटों पर बैठे रहें। अब रूस इससे बेहद नाराज था, और नाराज सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद कुछ लोग या राजनीति पर बात करने वाले लोग ही नहीं थे। हमारे पास तो यहां तक हुआ कि रूस के पूर्व रक्षा अधिकारी भी सार्वजनिक रूप से शिकायत कर रहे थे। जैसे कि अगले क्लिप में हमारे पास शोयू हैं, जो रूस के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब भी वो पुतिन के बहुत करीबी है। वो राजनीतिक घेरे का हिस्सा है। वो रूसी सुरक्षा परिषद में है, जो रूस की सर्वोच्च राजनीतिक संस्था है और राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखती है। और वो इस शांति समझौते से इतने नाखुश थे कि उन्होंने इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को कोई श्रेय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश रूसी मामलों में दखल देकर रूस को काकेशस से बाहर करना चाहते हैं। सुनिए, मुझे लगता है कि रूस ही था जिसने अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच संबंधों को सुलझाने में मदद की थी। रूस पूरे दक्षिण काकेशस की स्थिरता में एक निर्णायक कारक है। अगर हम संबंधों के विकास के इतिहास को देखें, तो रूस के संरक्षण में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच लगभग कोई संघर्ष नहीं हुआ था, और जो भी संघर्ष उत्पन्न हुए वे रूस की मदद से जल्दी ही सुलझा लिए गए। दुर्भाग्यवश कुछ पश्चिमी देशों द्वारा आर्मेनिया अजरबैजान संबंधों के समाधान में हस्तक्षेप करने के प्रयास और यह रूस को दक्षिण काकेशस से बाहर करने का प्रयास है, इससे कोई लाभ नहीं होता। नतीजा ठीक उल्टा होता है। ये बेचैनी, जटिलता और अस्पष्टता को बढ़ा देते हैं। पुतिन के लिए ये नया नहीं है, क्योंकि 3 दिन की विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू करने के बाद से वे सहयोगी खोते आ रहे हैं। उन्होंने सीरिया, वेनेजुएला खो दिए, शायद ईरान भी खो दे, अब पूर्व सोवियत देश भी खो रहे हैं।